Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we discuss the MCQs on the topic of the mechanism of the substitution reactions in octahedral complexes. सबसे पहले हम इसके MCQs डिस्कस कर रहे हैं। पहला सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है वो ये है कि the complex that undergoes the substitution reactions rapidly are called। कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रैपिडली जो है वो काम करते हैं, अंडरगो करते हैं। इसके ऑप्शंस में है हमारे पास इनर्ट, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिकली लेबाइल या सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? काइनेटिकली लेबाइल। नेक्स्ट जो सेकंड MCQs है वो हमारे पास ये है कि विच रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर। तो लिगेंड की रिप्लेसमेंट क्या कहलाती है? तो वो हमारे पास क्या है ऑप्शंस? लेबाइल, सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म या कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द वन लिगेंड बाय अनदर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड MCQs ये है कि दूज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच प्रोसीड स्लोली आर कॉल्ड। वो क्या कहलाते हैं? काइनेटिकली लेबाइल, डिस्प्लेसमेंट, इनर्ट या सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास इस MCQs का आंसर है इनर्ट। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो रैपिडली प्रोसीड करते हैं वो हमारे पास काइनेटिकली लेबाइल होते हैं, जबकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो प्रोसीड करते हैं स्लोली वो हमारे पास इनर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नाउन एज। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या और कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन, इलेक्ट्रोफाइल या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नाउन एज ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। अब फिफ्थ MCQs ये है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट डैश स्पीशीज हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन सी स्पीशी है? लेबाइल स्पीशी है? नहीं। इनर्ट स्पीशी है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, स्टेबल स्पीशी भी नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक अनस्टेबल स्पीशी है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है अनस्टेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि विच कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आइसोलेट नहीं होता। तो वो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है? हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, बोथ ए एंड बी है या कोई भी नहीं। तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये दोनों जो है आइसोलेट नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें वो क्या कह रहे हैं कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज़ नाउन एज। जो एनर्जी डिफरेंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के दरमियान होता है वो क्या कहलाता है? वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है? नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है? जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी भी नहीं कहलाता और ऑल ऑफ दीज भी ये ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, विच इज़ द 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होता। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैकिंग रिएजेंट्स है। सो आंसर इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। तो वो कहते हैं कि कितने टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मैकेनिज्म। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज आल्सो नाउन एज SN1 मैकेनिज्म।
SN2 भी नहीं कहलाते, इंटरचेंज भी नहीं कहलाते, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होते हैं वो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होंगे, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म एसोसिएटिव मैकेनिज्म होते हैं, जबकि इंटरचेंज जो है वो एक अलग टाइप है मैकेनिज्म की, विच इज़ द थर्ड टाइप, और फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं बनता, तो इसलिए हमारे पास जो है SN1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो MCQs है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डैश फॉर्म। वो कहते हैं कि किस बेस के ऊपर हम रिएक्शंस को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप में। तो वो क्या बेस होती है? वो बेस होती है इंटरमीडिएट। यस, इंटरमीडिएट इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर हम डिफरेंट ग्रुप्स को क्लासिफाइड करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या इंडिकेट करता है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हम जानते हैं कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, और इसका ऑर्डर भी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का 1 ही होता है, सो डैट इट इंडिकेट्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इट्स मीन बाइमोलिकुलर भी नहीं है और ट्राइमोलिकुलर भी नहीं है, सो डैट यूनिमोलिकुलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो 13 है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच मैकेनिज्म इंडिकेट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस में होता है, डिसोसिएटिव में, सो डैट डिसोसिएटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ML5। ML5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज स्लो, मॉडरेट, फास्ट और वेरी फास्ट। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का वो हमारे पास होता है स्लो स्टेप। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। What is the coordination number of the ML5 intermediate in the first step of the dissociative mechanism? ML5 जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारे पास होता है 5। 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि सेकंड स्टेप के अंदर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो सेकंड स्टेप है वो स्लो होता है, फास्ट होता है, मॉडरेट होता है या वेरी फास्ट होता है। तो हम जानते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, जबकि जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास कौन सा स्टेप है? फास्ट। सो फास्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास इन द सेकंड स्टेप ऑफ द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ML5 इज। कोऑर्डिनेशन नंबर ML5 का क्या होता है सेकंड स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, लेकिन सेकंड स्टेप में वो जो हमसे पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ML5 का क्या होता है, तो डैट इज 6, विच सो डैट 6 इज द करेक्ट आंसर। ML5 नेक्स्ट MCQ जो है वो हमारे पास ये है कि ML5 इज़ दी डैश इंटरमीडिएट। ML5 हमारे पास कौन सा इंटरमीडिएट है? 5 कोऑर्डिनेटेड, 6, 7 और 8 कोऑर्डिनेटेड। सो 5 कोऑर्डिनेटेड इज़ दी करेक्ट आंसर। 5 कोऑर्डिनेटेड होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज़ दी डैश स्टेप। मतलब कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रिएक्टेंट स्टेप, प्रोडक्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर नन। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है ML5X शोज डैश कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ML5 हमें कौन सी
जो है रिप्रेजेंटेशन शो करता है, तो वो है हमारे पास ऑक्टाहीड्रल। Ml5X हमें ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है, तो ऑक्टाहीड्रल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, बोथ या फिर नन। तो हम जानते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट दो तरह का बन सकता है, विच इज़ द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। तो बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटीट्यूशन इन विच द लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो जब हम वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम लिगेंड को एक वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एनेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट रिएक्शन और नन। तो करेक्ट आंसर इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द रिएक्शन इन विच द एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो वो एक्वा कॉम्प्लेक्स जिसमें फॉर्मेशन होती है, तो हमें एक्वा के नाम से ही पता चल जाता है कि वो कौन सा रिएक्शन है। वो है इक्वेशन रिएक्शन। इनेशन रिएक्शन भी नहीं है, बेस हाइड्रोलिसिस भी नहीं है और नन भी नहीं है। सो इक्वेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज आल्सो नाउन एज। एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या कहलाता है? SN1, SN2, बोथ और नन। तो SN1 तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहलाता है, सो डैट SN2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म हैज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर देन द रिएक्टेंट। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, मॉडरेट कोऑर्डिनेशन नंबर, लोअर या नन। तो जो इंटरमीडिएट है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इंटरमीडिएट जो बनता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा होता है। लेकिन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से कम होता है। तो इधर उन्होंने हमसे बात पूछी हुई है एसोसिएटिव, तो हम इसी का जवाब देंगे। सो डैट हायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है हमारे पास, एसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है उसमें कौन सा ऑर्डर मैकेनिज्म होता है? फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है वो, सेकंड ऑर्डर कहलाता है, थर्ड या फोर्थ। तो जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म को शो करता है, सो डैट इट इज़ द सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि SN2 मैकेनिज्म में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? इसमें 2, 1, 4, 5। तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म विच इज़ द स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबल स्टेट होती है इंटरमीडिएट की, अनस्टेबल होती है, बोथ होती है या नन होती है। तो अनस्टेबल स्टेट होती है जी इंटरमीडिएट की। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब वो पूछ रहा है कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है या 4 होता है? तो द करेक्ट आंसर इज द 7। एसोसिएटिव मैकेनिज्म जो है वो इंडिकेट क्या करता है? कौन सा यूनिमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर, ट्राईमोलिक्यूलर, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो इंडिकेट करता है? सो डैट द करेक्ट आंसर इज द बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप ऑफ द एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज नाउन एज। जो फर्स्ट स्टेप है एसोसिएटिव मैकेनिज्म का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यूनिमोलिक्यूलर स्टेप, बोथ या नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच द मैकेनिज्म रिमूवल ऑफ एक्स इज अकरिंग इन द सेकेंड स्टेप। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रिमूवल ऑफ एक्स जो है वो सेकेंड स्टेप में होती है। क्योंकि अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिसोसिएटिव के अंदर सेकंड स्टेप में जो है
क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है रिमूवल होती है एक्स की और सेकंड स्टेप में एडिशन होती है वाई की, और इंटरचेंज भी नहीं है। तो फिर एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास एक्स की रिमूवल बाद में होती है सेकंड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमारे पास एडिशन होती है वाई की। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में है वो हमारे पास क्या होता है, ML5Y, ML5X, ML5XY या नन। तो करेक्ट आंसर इज ML5Y। ML5XY जो है वो इज द डैश इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट होता है ये, 5 कोऑर्डिनेटेड, 7 कोऑर्डिनेटेड, 6 कोऑर्डिनेटेड या फिर 8 कोऑर्डिनेटेड। सो इट इज़ दी 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। नेक्स्ट MCQs है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कंटेन करता है बोथ सबस्ट्रेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगैंड, मेटल या इंटरमीडिएट। सो इट कंटेन बोथ सबस्ट्रेट भी और लिगैंड। तो लिगैंड इज द करेक्ट आंसर। इन विच मैकेनिज्म, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इन विच मैकेनिज्म इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड, SN1 मैकेनिज्म, इंटरचेंज मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म या फिर इंटरचेंज मैकेनिज्म। सो इंटरचेंज इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनता, बाकी SN1 SN2 में भी इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट MCQs है, देयर आर डैश टाइप ऑफ इंटरचेंज मैकेनिज्म। तो वो पूछ रहा है कितने टाइप्स के इंटरचेंज मैकेनिज्म होते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास जो है इंटरचेंज मैकेनिज्म के अंदर 2 टाइप्स के मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें एक का नाम है इंटरचेंज एसोसिएटिव और दूसरा है इंटरचेंज डिसोसिएटिव। नेक्स्ट MCQs है, इन विच मैकेनिज्म बॉन्ड मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। ऑप्शंस आर इंटरचेंज एसोसिएटिव, इंटरचेंज डिसोसिएटिव, SN1 और SN2। तो इंटरचेंज एसोसिएटिव इज़ द मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉन्ड की ब्रेकेज से, जबकि डिसोसिएटिव में बिल्कुल ही उल्ट होता है। सो इंटरचेंज एसोसिएटिव इज़ द करेक्ट आंसर। इन इंटरचेंज एसोसिएटिव रेट ऑफ द बॉन्ड डैश इज मोर इम्पोर्टेंट। बॉन्ड की ब्रेकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिसोसिएटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो हमारे पास ब्रेकिंग जो है वो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रेकिंग इज़ दी, टूट जाना जो बॉन्ड का है वो ज़्यादा अहम होता है बजाय कि उसके बनने के। तो ब्रेकिंग इज़ दी करेक्ट आंसर। रिप्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड बाय H2O मॉलिक्यूल। वो कहता है कि जो लिगेंड की रिप्लेसमेंट अगर कर दी जाए पानी के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है। तो दैट इज़ द एक्वेशन रिएक्शन। The reaction in which the hydroxo complex is formed, इक्वेशन, बेस हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस या नन। वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम जानते हैं कि एक्वा कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वेशन रिएक्शन में बनता है। सो करेक्ट आंसर इज़ द बेस हाइड्रोलिसिस, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स जो है बनता है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड जो है किस ग्रुप के साथ कर दी जाए तो वो बेस हाइड्रोलिसिस कहलाती है। तो हम जानते हैं कि अगर लिगेंड की जो रिप्लेसमेंट है वो OH के साथ कर दी जाए तो ये जो रिएक्शन होता है ये क्या कहलाता है, बेस हाइड्रोलिसिस। तो OH इज़ द करेक्ट आंसर। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डैश मॉलिक्यूल इन द एसिड हाइड्रोलिसिस। किस मॉलिक्यूल के साथ कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एसिड हाइड्रोलिसिस में, वाटर, नाइट्रोजन, एसिड या ऑक्सीजन। सो वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। क्राउडिंग जो है रिएक्शन सेंटर पे जो हो रही होती है में फेवर्स डैश प्रोसेस, डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करती है, एसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करती है, बोथ को फेवर करती है या नन को फेवर करती है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डिसोसिएटिव। कि डिसोसिएटिव जो है वो हमारे पास क्या करती है, फेवर करती है क्राउडिंग ऑफ रिएक्शन सेंटर के अंदर।
डैश इज अल्काइल सब्स्टिट्यूशन विल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन का बढ़ जाना, कम हो जाना, तेज़ हो जाना, क्या ऐसी चीज़ है जो उसका डिस्टॉर्शन कर देती है? तो उसका जो है बढ़ जाना, इंक्रीज़ हो जाना जो है वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? तो हमारे पास इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, स्लो होती है या फिर नन। तो इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर के वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज रिएक्शन इज ए रिवर्स ऑफ द एसिड हाइड्रोलिसिस। तो कौन सा रिएक्शन है जो रिवर्स होता है एसिड हाइड्रोलिसिस के? एनिशन, इक्वेशन, बिल्कुल भी नहीं, बोथ नहीं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? इनेशन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल लिगेंड्स आर। लिविस एसिड होते हैं, लिविस बेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या नन होते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है लिविस बेस। द लास्ट वन जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास है विच आयन इज द लेबाइल आयन। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास Ti, थैलियम, Sn, जिंक या RH। तो हमारे पास जो है वो Ti3 पॉजिटिव जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। So this is the end of my topic. If you have any question regarding these MCQs, then you can ask me in the comment section. Thank you.